करते हैं अपन। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं अभी क्या नाम पुलकित जी, कि अपन जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लिनक्स, राइट। तो अपन लिनक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या करेंगे? अपन लिनक्स का इंट्रोडक्शन बात करेंगे। तो लिनक्स का जो इंट्रोडक्शन अपन देखने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, वो सारे पॉइंट्स अपन थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं। तो ये इसके लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आप इस डॉक्यूमेंट को भी रिसीव करेंगे ना, मतलब मैं आपको शेयर करूँगा ये डॉक्यूमेंट भी। आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई आपको एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाने हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन जरूर साथ में रखिएगा। तो उससे क्या होता है कि मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, कभी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो मैं वो बताता हूँ, तो वो आप नोट डाउन कर लो। क्योंकि क्या होता है, देखो अपन रिवीजन तो करते हैं, बट रिवीजन टाइम पे वो जो छोटे छोटे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर होते हैं, आप उनको जल्दी कैप्चर नहीं कर पाते, राइट। तो आपके पास वो एक सेपरेट इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे, तो वो आपको टेंशन नहीं रहेगी। बात आई समझ में? चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा आपका साउंड स्लो आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ओके, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। फिर बात करेंगे अपन की लिनक्स क्या होता है और लिनक्स के अंदर कर्नल क्या होता है। उसके बाद अपन यहाँ पर आएंगे, फीचर्स की बात करेंगे। उसके बाद लिनक्स और विंडो में क्या डिफरेंस है ये चीज़ डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट अपन बात करेंगे कि लिनक्स जो है वो डेवऑप्स इंजीनियर, डेवलपर और टेस्टर, इनमें से किसको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, राइट। उसके बाद थोड़ा सा जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको लिनक्स लर्न करना है या लिनक्स लर्न कर चुके हो तो आपको किस किस टाइप की जॉब मिल सकती है, राइट। उसके बाद आपका वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, लैब का सेटअप करने के लिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, मार्केट से जब भी आप कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद के लाते हैं, वो एक क्या होता है, हार्डवेयर होता है, जस्ट काइंड ऑफ डब्बा, राइट। तो उसको ऑपरेट करने के लिए हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की नीड होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही नहीं होता है। आप आज के टाइम पे मोबाइल यूज कर रहे हैं, स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं, एटीएम मशीन यूज कर रहे हैं, राइट। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, रिमोटली चला सकते हो, रिमोटली या फिर मैनुअली, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही पॉसिबल है। बात आई समझ में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और क्यों नीड हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्लियर हुआ यस और नो पुलकित जी? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन है, टू मैनेज हार्डवेयर लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड स्टोरेज, टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर, टू इनेबल मल्टीटास्किंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो नीड होती है वो इसीलिए होती है ताकि आपका सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, ये सारी चीज़ों का मैनेज हो सके। उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको एक बेटर इंटरफेस प्रोवाइड करवाए। अगर मैं बोलूँ कि ये मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, राइट, ये सब क्या है, ये आपका एक इंटरफेस है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, यूजर कम्युनिकेशन कर पा रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। अगर मैं अपने इस लैपटॉप से ये विंडो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल लूँ तो मेरा ये हार्डवेयर नहीं चलेगा, राइट। तो इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मतलब कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए, पहला आता है हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था पुलकित जी, यूजर एक बार में एक ही काम कर सकता था। क्या करता था, यूजर एक बार में एक ही काम कर सकता था। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है आपका एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था, आपको डिस्क लगानी पड़ती थी, हर काम के लिए अलग डिस्क होती थी। तो आप डिस्क लगाते थे और आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता था, फिर आप उस डिस्क को निकालते थे, फिर दूसरे काम के लिए दूसरी डिस्क लगाते थे। ये ठीक आप जैसे क्या बोलते हैं आपका वीडियो गेम आते थे, राइट, जिसे हम टीवी पे लगाकर खेलते थे। तो वो वीडियो गेम का एग्जाम्पल भी अगर आप सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग में लेना चाहो तो ले सकते हो। ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का। बात आई समझ में, सिंगल यूजर सिंगल टास्क क्या होता है।
उसके बाद इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मार्केट में बड़े बड़े रिसर्च करने के लिए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला यार ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि यूजर एक बार डिस्क लगा रहा है, फिर अपना ऑपरेशन कर रहा है, जो भी काम है वो कर रहा है, उसके बाद निकालेगा, फिर दूसरी डिस्क लगाएगा, ऐसे तो बहुत लेंथी काम हो रहा है। तो फिर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, इन्वेंशन किया और इम्प्लीमेंट करके मार्केट में फिर नया ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाया। तो इन्होंने क्या बोला, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाया। अब इसमें क्या होगा, यूजर मतलब काम करने वाला एक ही बंदा होगा, लेकिन वो मल्टीपल टास्क कर पाएगा। मल्टीपल टास्क मतलब आज के टाइम पे अपन कर रहे हैं, मैं बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का टीम मीटिंग भी चल रहा है, उसके बाद मेरा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट MS पेंट भी चल रहा है, उसके MS वर्ड भी ओपन कर रखा है। तो मल्टीपल काम हो रहे हैं एक ही यूजर से। तो ये आपका सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आए मार्केट में, जिसका एग्जांपल आप विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, धीरे धीरे आपका IT इंडस्ट्री ग्रो होने लगा। जब IT इंडस्ट्री ग्रो होने लगा तो IT इंडस्ट्री में बोला गया भैया हमें अलग अलग सर्वर बनाएंगे तो अलग अलग कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो हम तो फिर सर्वर जो बना रहे हैं, एप्लीकेशन जो भी बना रहे हैं, वो एप्लीकेशन बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई कस्टमर को ये चीज़ महंगी पड़ेगी तो वो चीज़ों को ऑफलाइन ही रखेगा, ऑनलाइन लेके ही नहीं जाएगा, राइट। अगर आज आपके एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं और आपका वो बिजनेस आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगा कि यार ऑनलाइन लेके जाना है बिजनेस, लाइक आपने एक स्टेशनरी बुक दुकान खोला, राइट, स्टेशनरी शॉप ओपन किया आपने। अब वो आपने स्टेशनरी ओपन करने के बाद बोला कि मैं होम डिलीवरी भी दूंगा और ऑनलाइन ऑर्डर भी सपोर्ट करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन बनवाना पड़ेगा। अब आपको एप्लीकेशन बनवाने में 2 करोड़ रुपीस का एक्सपेंसेस आ रहा है, तो आप बनवाएंगे क्या, उसको नहीं बनवाएंगे, राइट। तो कंपनी ने क्या बोला कि अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो सीधी सी बात है कि हम क्लाइंट से भी ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, राइट। तो इन्होंने बोला कि ऐसा हमारा काम पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने बोला ऐसा कुछ सिस्टम दो कि सर्वर एक हो, यूजर मल्टीपल हो। तो फिर मार्केट में आया मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक ही सर्वर, सर्वर मतलब क्या, कंप्यूटर, राइट। तो एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल यूजर एक बार में एक्सेस कर सकते हैं और मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका लिनक्स, यूनिक्स और IBM, बहुत सारे हैं। तो ये लिनक्स बेस्ड जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है सब आपके मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग के एग्जांपल है। बात समझ में आई पुलकित जी, यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक चीज रहेगा, जैसे हम विंडोज में भी तो मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं। हाँ, अभी के टाइम पे आ गए हैं, जैसे आपका विंडोज सर्वर 2007 हो गया, 2011 हो गया, तो उनमें भी कर सकते हैं। और आजकल क्या हो गया है, आपका विंडो 11, 10 जो आए इनमें भी इन्होंने ये फंक्शन प्रोवाइड करवा दिए। लेकिन पहले के जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थे, हाँ, उनमें सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग हुआ करता था, है ना। ये स्टार्टिंग की बात है, जब 2000 या 1997-98 की बात है ना। उस टाइम पे सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग होता था, मल्टी यूजर नहीं होते थे। फिर उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा अपन अब बात करते हैं कि लिनक्स क्या है एक्चुअल में, राइट। तो देखो लिनक्स को थोड़ा सा ध्यान से समझो। कई लोग क्या बोलते हैं, लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं लिनक्स इज कर्नल, राइट। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये पिक्चर, राइट। ये दोनों आपस में डिबेट कर रहे हैं, और ये होता है बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में, नॉलेज को लेकर डिबेट हो जाती है, राइट। सपोज आप गए, आपका जूनियर कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हैं, टॉपिक एक है, कॉन्सेप्ट एक है, लेकिन आप उसके बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर वहां पर ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो फिर दिक्कत होती है, राइट। तो कभी कोई बंदा बोलता है लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और कोई बंदा बोलता है लिनक्स इज नॉट OS, इट्स अ कर्नल। तो दोनों ही अपनी जगह पे सही है, बट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक्चुअल में सही कौन है तो अपनी जगह दोनों सही, लेकिन एक्चुअल में सही कौन है इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो देखो लिनक्स जो है वो क्या है, एक एक्चुअल में कर्नल है। अब बात आती है कि लिनक्स का जो कर्नल नेम है या फिर कर्नल है वो करता क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने क्या बताया, आपके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए मेन कंपोनेंट की नीड होगी, एक मेन सॉफ्टवेयर की नीड होगी। वो मेन सॉफ्टवेयर आपका कौन सा होता है, कर्नल होता है, राइट। अगर मैं एक बात बताता हूँ आपको, जैसे कि आपने देखा होगा कार डिज़ाइन की जाती है, बाइक डिज़ाइन की जाती है, जितने भी मतलब मूवेबल ऑब्जेक्ट हैं
व्हीकल के कैटेगरी में सभी में क्या होता है, आपके इंजन कंपलसरी है, विदाउट इंजन कार क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, राइट। बिल्कुल। है ना, तो कार का कोई सेंस ही नहीं निकलता, अगर कार के अंदर इंजन नहीं है तो कोई सेंस नहीं। ऐसे ही अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कर्नल है तो ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेबल होगा, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पर जो लिनक्स है वो एक्चुअल में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है, ठीक है। अब ये कर्नल को थोड़ा सा समझो कि कर्नल करता क्या है, राइट, फंक्शनैलिटी क्या। ऐसे तो विंडोज में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो वहां पर भी कर्नल होगा। बिल्कुल, वहां पर भी कर्नल होता है, एंड्रॉयड में वहां पर भी कर्नल होता है, आईफोन का अपना iOS होता है, वहां पर भी कर्नल है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सबके अपने अपने कर्नल हैं, लेकिन लिनक्स बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है सबका कर्नल ओपन सोर्स और फ्री अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन विंडोज वाले हो गए, iOS वाले हो गए, ये क्या करते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल प्राइवेट रखते हैं। मतलब क्या कि अगर कोई यूजर उसको ओपन करना चाहे तो नहीं कर सकता, ओपन का मतलब उसकी कोडिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन लिनक्स के साथ ये नहीं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। देखो पहले तो ये समझो लिनक्स क्या हो, सॉरी कर्नल क्या है, राइट। तो ये ऐसा मान लो कि ये आपका कर्नल हो गया, इस कर्नल के ऊपर एक लेयर होगी जो आपका शेल होगा, ठीक है, और शेल के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है इस तरीके का। तो ये आपका पहला जो लेयर है ये आपका ओएस हो गया, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर शेल होते हैं। अब शेल अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। सी शेल होता है, बैश शेल होता है, एस शेल होता है, के शेल होता है, बहुत सारे होते हैं। ये शेल स्क्रिप्टिंग का थोड़ा सा पार्ट है, आगे एडवांस में जब अपन आएंगे तब बताऊंगा इसके बारे में। और फिर यहाँ पर आपका कर्नल आता है। तो बेसिकली ये कर्नल करता क्या है, यहाँ पर आपका यूजर बैठा हुआ है, राइट। ये एक्चुअल में पार्ट जो है यूजर इसी का है। तो यहाँ पर आपका यूजर बैठा हुआ है, यूजर ने बैठ के यहाँ से कोई कमांड चला दी, राइट, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट किया। सपोज दैट उसने बोला pwd कमांड, तो ये क्या होगा, सबसे पहले कहाँ से आएगा, ये इस ओएस में आपने बैठ के रन किया, ओएस से ये शेल में गया, शेल से कर्नल के पास आया। अब कर्नल चेक करेगा कि आपने जो कमांड चलाई है क्या ये कमांड इस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल है, इस सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये आपने चलाई और इसके अंदर हो ही ना। तो कर्नल क्या करता है, पहले इसको चेक करता है। चेक करने के बाद ये भी देखता है कि ये कर्नल जो है, सॉरी कर्नल बोल रहे, कमांड जो है आपकी, वो कमांड इस सॉफ्टवेयर में चल सकती है, नहीं चल सकती, मतलब इसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि इस कमांड की कैपेसिटी ही ना हो इतना हैवी कमांड चलाने का और ये सिस्टम आपका क्रैश कर जाए। तो कर्नल उस चीज़ को चेक करेगा और फिर इसको सिस्टम को भेजेगा, तब जाके यहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो कर्नल के अंदर अगर आपकी इंफॉर्मेशन, कमांड की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। pwd कमांड होती है हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसका यूज केस क्या होता है, अगर आपको चेक करना हो कि करेंट लोकेशन क्या है, आपकी डायरेक्टरी, आप जहाँ पर बैठे हुए हो, तो आपको ये बता देगा, प्रिंट कर देगा, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, किसमें, लिनक्स के अंदर। लेकिन यही चीज़ अगर आप विंडोज़ में चलाते हो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि विंडोज़ का जो कर्नल है उसके अंदर pwd कमांड डिफाइन ही नहीं की गई, फाइन नहीं होगी, हाँ, है ना। ठीक है। तो ये कर्नल का ये मेन फंक्शन होता है कि आपका कोई भी कमांड एग्जीक्यूट होता है, कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, पहले वो रिपोर्ट करता है कर्नल को, फिर कर्नल डिसीजन लेता है कि इसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। अब एग्जीक्यूट करना नहीं करना, इसके डिसीजन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कि ये सॉफ्टवेयर, ये चीज़ अवेलेबल है, और दूसरी चीज़ क्या मेरा हार्डवेयर कैपेबल है इस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए। तो इस वजह से कर्नल जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट कर्नल कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बन सकता, चाहे वो आपका विंडोज़ हो, एंड्रॉयड हो, iOS हो, उबंटू हो, सूजे हो, फेडोरा, मार्केट में दुनिया भर के अवेलेबल, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट कर्नल नहीं चल सकता। बात आई समझ में? हाँ 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 जी। ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो लिनक्स है वो क्या है, कर्नल का नेम है। लिनक्स इज द नेम ऑफ कर्नल। अब ये जो लिनक्स नाम का जो कर्नल है, इसको बनाने वाले जो बंदे थे, या रिस्पेक्ट के साथ हमें नेम लेना चाहिए, तो जो सर थे, है ना, या फादर ऑफ लिनक्स जो थे, वो थे आपके लिनस टोरवाल्ड जी। कौन थे? लिनस टोरवाल्ड जी। और इन्होंने कब बनाया था? 1991 में बनाया था। अब इसको बनाने का रीजन क्या था, इसको भी जरा समझते हैं। क्या होता था कि जब ये लिनस टोरवाल्ड जी अपने कॉलेज टाइम पे थे, तो इनको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था कॉलेज से कि इनको प्रोजेक्ट करके देना है। तो जब ये प्रोजेक्ट को करने बैठे तो इनको ज़रूरत पड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की,
लेकिन इनके पास उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या थी, आईबीएम और यूनिक्स वगैरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ये क्या करते थे, हार्डवेयर डिपेंडेंसी लगाते थे। हार्डवेयर डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जिस कंपनी का आप हार्डवेयर ले रहे हो उसी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करना पड़ेगा। इसका सबसे हाँ बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा आजकल जो जियो का छोटा सा कीपैड मोबाइल आ रहा है, राइट, उसमें आप हाँ सिर्फ हाँ जियो की सिम चला सकते हो। अगर आप बोलो मुझे एयरटेल हाँ, चलाना है, आइडिया चलाना है, वोडाफोन चलाना है, नहीं चला नॉट सकते। पॉसिबल, राइट। तो क्या हो गई, डिपेंडेंसी हो गई। कल को मान लो खुदा ना खास्ता आपको जियो का नेटवर्क आपके गांव में नहीं है, तो वो मोबाइल क्या हो गया, कचरा हो गया, राइट, बॉक्स बन गया, डब्बा बन गया। तो सेम चीज यहां पर भी प्रॉब्लम आई इनको। अच्छा, दूसरी चीज क्या होता था, इनकी मनमानी चलती थी कंपनीज की, राइट। जैसे मान लो जियो का सिम है आपका और जियो का फोन है, अब दूसरी सिम तो उस पर सपोर्ट कर नहीं रही है। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया अगर आपको हमारा सिम यूज करना है तो आपको मिनिमम 500 का पर मंथ रिचार्ज करना पड़ेगा। अब आपको मजबूरी में करना भी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसमें अदर कोई सिम सपोर्ट नहीं करती, या तो मोबाइल फेंक दो या फिर आप क्या करो, उतना रिचार्ज करवाओ। तो सेम चीज हम्म यहां पर भी होता था कि भैया हम आईबीएम का हार्डवेयर ले रहे हैं, तो ये हार्डवेयर तो सस्ता दे देते थे लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम महंगा देते थे। तो इन्होंने क्या बोला, ये बहुत प्रॉब्लम है और ये थोड़ा सा पुअर बैकग्राउंड से, तो इन्होंने क्या किया, इस चीज पे बैठ के काम किया और फिर इन्होंने इन्वेंशन किया लिनक्स कर्नल का। जब इनके पास लिनक्स कर्नल आ गया तो फिर इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, क्योंकि मेन कंपोनेंट क्या है, कर्नल है ना। हम्म तो फिर इन्होंने क्या किया, एक और कंडीशन रखी कि भैया मैंने तो जो प्रॉब्लम फेस किया तो किया, लेकिन अपकमिंग जो जनरेशन है उनको ये प्रॉब्लम ना देखने को मिले। तो इन्होंने क्या बोला, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनका जो लिनक्स कर्नल है उसको इन्होंने क्या कर दिया, ओपन सोर्स एंड फ्री कर दिया। अब ओपन सोर्स एंड फ्री का क्या मतलब हुआ पुलकित जी, कि इसका जो कोडिंग है, इनका जो लिनक्स कर्नल है उसका जो कोडिंग है आपका इंटरनेट पे फ्री और अवेलेबल होगा। तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर बैठे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। उन्होंने क्या किया, लिनक्स टोलवार्ड जी का कर्नल उठाया लिनक्स और अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाने स्टार्ट कर दिए, राइट। तो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा नीचे आऊंगा नोट्स पे, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ, रेडिट सुना है। उसके बाद उबंटू, उसके बाद आपका हाँ सेंटोस, राइट। हाँ हाँ जी, ये तीन सुना है। उसके बाद सूजे आपका आता है, देन फेडोरा आता है, उसके बाद काली लिनक्स आता है, राइट। ऐसे हाँ मार्केट में हाँ बहुत सारे अवेलेबल हैं। ये क्या है, सब कंपनीज है। इन्होंने क्या किया है, लिनक्स टोलवार्ड जी का कर्नल उठाया और इनके पास पैसा था, इन्होंने डेवलपर हायर किए और बोला हाँ कि आप इस कर्नल का यूज करके अच्छे से अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ। क्योंकि भैया आपके पास मेन कंपोनेंट क्या है, इंजन है, इंजन अवेलेबल है, कार की डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से रखो। तो किसी को बेस मॉडल की कार पसंद आएगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो लो वाली आती है ना, मतलब जैसे बीएमडब्ल्यू हो गई आपकी लो फ्लोर हाँ वाली। हाँ और किसी किसी को हाईटेड कार चाहिए, जैसे फॉर्च्यूनर हो गई, थार हो गई, है ना, ये लग रहा है सामने से हाथी आ रहा है, राइट। तो हाँ अलग अलग पसंद हुई। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया मार्केट में। रेडेट ने बनाया, उबंटू ने बनाया, सेंटोस, सूजे, फेडोरा, काली लिनक्स, सबको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा लगने लगा। तो रेडेट ने क्या किया, इंटरप्राइज लेवल पे, कंपनी लेवल पे, आईटी इंडस्ट्री लेवल पे ज्यादा अच्छा काम किया। तो आईटी कंपनी ज्यादातर क्या यूज कर रही है, रेडेट। उसके बाद उबंटू ने क्या किया, डेस्कटॉप लेवल पे, डेस्कटॉप मतलब जैसे हम नॉर्मल यूजर्स हैं ना, राइट। तो हमारे हिसाब से उबंटू ने काम किया, मतलब ग्राफिकल कंसोल अच्छा प्रोवाइड किया। तो उबंटू डेस्कटॉप लेवल पे ज्यादा फेमस हुआ। काली लिनक्स ने क्या किया, इसने हैकिंग की लाइफ में जो हैकर्स होते हैं, आपके पिनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह होती है, उनके लिए टूल हाँ अच्छे प्रोवाइड करवाए। तो काली लिनक्स क्या है, हैकर्स के लिए ज्यादा अच्छा है। तो सभी ने अपने अपने हिसाब से डिजाइनिंग किया और अपने अपने हिसाब से मार्केट को कैप्चर कर लिया। बात आई समझ में। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहां पर भी यही चीज हुआ। तो लिनक्स एक्चुअल में क्या है, कर्नल का नेम है, लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो लिनक्स बेस्ड ओएस, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मोस्टली लोग आपको यही बोलेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें टेंशन नहीं लेना, हमें नॉलेज पर्पज से पता होना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई हमें कुछ बोले तो हम उसको रिस्पॉन्स कर पाए प्रॉपरली। ठीक है, इंटरव्यू जॉब एक अलग पर्पस हो गया, लेकिन नॉलेज भी, सही नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
बात आई समझ में? ठीक है। चलिए, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं लिनक्स और विंडोज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखो ये बोल रहा है लिनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स वाइल विंडोज रिक्वायर पेड लाइसेंस। तो हमें भी पता है कि अगर हमें विंडोज में कुछ करना होता है तो क्या करना है, उसका हाँ, लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट, लाइसेंस एक्टिवेट लेना करने के लिए, पड़ेगा। अदरवाइज एक्टिवेट नहीं होता। हाँ लेकिन हाँ। लिनक्स में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, लिनक्स क्या है, फ्री है। उसका सिक्योरिटी की बात करें अगर, तो लिनक्स में ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है एज कंपेयर टू विंडोज। हम्म, इसका कारण क्या है जरा ये भी समझते हैं। तो ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर आ जाइए आपका, चलो यहाँ पर नहीं, जैसे मान लीजिए अपने विंडोज़ में सी ड्राइव होती है, इसमें क्या होता है, हाँ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, राइट। इसमें आपके पास हाँ प्रोग्राम्स करके एक फोल्डर बनता है, फिर प्रोग्राम 64 करके बनता है, राइट, 32 64 इस टाइप से बनते हैं। इनका क्या लोकेशन फिक्स है। लोकेशन फिक्स मीन्स कि अगर आप इनको एक जगह से उठाकर किसी अदर लोकेशन पे रख दिया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आपका जो विंडोज़ वाला है वो बोलते हैं भैया आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने जैसा बना के दिया है आपको वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट। लेकिन हाँ कर और आपका जो लिनक्स वाला है वो क्या बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर्नल को कहीं रख दो, राइट, एलएस को कहीं रख दो, सीडी को कहीं रख दो, मतलब पूरा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस वजह से ज़्यादा सिक्योर है। अब इसका एग्जांपल थोड़ा सा और समझो, सपोज दैट एक हैकर है, राइट। अब हैकर को हाँ पता है कि भाई विंडोज़ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो लोकेशन होती है प्रोग्राम्स की वो प्रोग्राम्स फाइल के अंदर ही होगी, आप उसको किसी अदर लोकेशन पे नहीं रख सकते, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने बोला या फिर अपने सिस्टम पे बैठ के उसने कुछ एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह चल लगाए, राइट, या फिर उसने क्या किया, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग चला दी। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है और मतलब एडवांस चीज़ें हैं, तो इनको हो सकता है आपको पकड़ में ना आए, तो टेंशन नहीं लेना, ऐसा समझो ये हैकिंग है एक टाइप की, ठीक है। हाँ क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग ये आपकी एक मेथड होती है हैकिंग की। उसके बाद आपका एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, ये भी आपका हैकिंग का ट्रिक होता है। तो मान लीजिए कि उसने क्या किया, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग चलाया, कुछ ऐसा स्क्रिप्ट चला दिया उसने कि आपके सिस्टम पे आ गया, क्योंकि उसको लोकेशन एग्जैक्ट पता था, राइट, कि यहाँ से चेंजेस नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो लिनक्स में करने की कोशिश करे और उसको पता है कि भाई पीडब्ल्यूडी जो आपकी कमांड है, जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कमांड मतलब सॉफ्टवेयर होता है लिनक्स की लाइफ में, ठीक है। तो ये जो आपका पीडब्ल्यूडी कमांड है इसका लोकेशन आपका क्या होगा, /etc, ये एक लोकेशन होता है लिनक्स के अंदर, आगे इनके बारे में बात करें, ठीक है। तो /etc के अंदर आपका है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट पाथ था, आपने क्या किया, पीडब्ल्यूडी को /etc से उठाकर /पुलकित नाम के लोकेशन पे रख दिया। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि लिनक्स तो खुद बोलता है आप मॉडिफाई करो अपने हिसाब से और यूज करो, राइट। तो यहाँ पर हैकर को हैक करना इजी नहीं है, लेकिन विंडोज में हैक करना थोड़ा सा इजी होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू विंडोज, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है कस्टमाइजेशन। तो बोलता है भैया लिनक्स वाला, लिनक्स ऑफर्स एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन ऑप्शन वेयर विंडोज हैज लिमिटेड कस्टमाइजेशन। तो विंडो वाला जो है आपको कुछ चीज़ों को कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है, सारी चीज़ों को नहीं। लेकिन लिनक्स क्या बोलता है, टोटली आपका अपॉर्चुनिटी बोल दो या फिर आपके अकॉर्डिंग जितना भी मॉडिफाई करना मॉडिफाई करो, यूज करो, उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी अपने एंड से। बात ही समझ में? ठीक है। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि लिनक्स इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब वही कि लिनक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका सोर्स कोड फ्री अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, मल्टीपल यूजर को एक सर्वर पे यूज किया जा सकता है, एक ही बार में एक सर्वर को मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो ये क्या होता है कि जो आपका लिनक्स है ये बहुत कम हार्डवेयर कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू विंडोज। अगर मैं बात करूं मुझे विंडोज का इंस्टॉलेशन करना है अपने लैपटॉप पे तो मिनिमम मुझे 30 GB का स्टोरेज देना पड़ेगा, लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं। लिनक्स में आपके पास 10 GB का स्पेस अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो। तो स्पेस कंज्यूम करता है आपका लिनक्स, विंडो ज़्यादा करता है। फिर उसका सिक्योरिटी, तो लिनक्स में एडवांस सिक्योरिटी के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एसी लिनक्स हो गया, फायरवॉल हो गया, एनक्रिप्शन टूल हो गया। अपन ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे, ये आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया था, मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने इसको नोट कर लिया है, आज ही मैंने ये टॉपिक देखा था, मतलब कि एसी लिनक्स मिस हो गया आपके उसमें,
तो ऐसी लिनक्स, फायरवॉल, एनक्रिप्शन टूल, ये तीनों चीज़ें अपन देखने वाले हैं। उसके बाद पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक हार्डवेयर के ऊपर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है और आपको उससे निकाल के किसी दूसरे सिस्टम पे डालना है तो आप कर सकते हो। तो आपका डेटा क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, जो डेटा इस सिस्टम पे वो दूसरे पहुंच जाएगा। लेकिन विंडोज में ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बात आई समझ में? ओके। उसके बाद आता है नेटवर्किंग सपोर्ट। अब नेटवर्किंग सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि लिनक्स में बहुत सारे ओपन सोर्स टूल अवेलेबल है। ओपन सोर्स टूल का मतलब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि आपके नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और सर्वर को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी बनाते हैं। उसके बाद आपका कमांड लाइन इंटरफेस। तो आपका जो लिनक्स होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस को बहुत एडवांस लेवल पे सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन विंडोज जो होता है कमांड लाइन पे उतना अच्छा नहीं है। कमांड लाइन पे आपको यूज करना है तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन लिनक्स क्या है, टोटली आपको कमांड लाइन पे एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। एक फाइल बनाने से लेकर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन तक का पूरा काम आप कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके उबंटू है, सेंटोस है, अल्मा लिनक्स है, डेबियन है, काली लिनक्स है, आर्क लिनक्स है, फेडोरा है। उसके बाद अमेजोन लिनक्स भी है हमारा विंडोज बोल रहा हूँ, AWS क्लाउड में है ना, तो हम अमेजोन लिनक्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये अवेलेबल है। अब ये उबंटू, सेंटोस, डेबियन, काली लिनक्स, आर्क, फेडोरा, इसमें रेडिट मेंशन नहीं है। ये सेंटोस और रेडिट एक ही समझ सकते हो। क्या होता है, रेडिट कोई भी नया इम्प्लीमेंटेशन करता है तो वो पहले सेंटोस पे रिलीज करता है फिर RHEL पे डालता है। क्यों? क्योंकि वो टेस्टिंग करता है पहले। तो सेंटोस जो है आपको वो फ्री और कम्युनिटी वर्जन है। लेकिन RHEL, रेडिट इंटरप्राइज लिनक्स जो है आपका, ये क्या है, थोड़ा सा पेड होता है, इस पर सपोर्ट होता है, तो वो उस पर डायरेक्टली नहीं करता है, पहले सेंटोस पे करेगा। सेंटोस पे जब सक्सेस हो जाता है तब वो वहां पर प्रोवाइड करवाता है। जैसे IT इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारा एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन होता है। तो जो टेस्टिंग में सक्सेस होता है उसी को हम प्रोडक्शन पे भेजते हैं, राइट? प्रोडक्शन में, तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है। ठीक है। जैसे अब ये हमें पता कैसे लगा कि हम फेडोरा यूज कर रहे हैं या लिनक्स, वो सेंटोस है या डेबियन है या फिर उबंटू है, ये कैसे हमें पता लगेगा हमारा? इसके लिए हमारे पास कमांड अवेलेबल होती है, uname-a कमांड होती है ना। तो ये सारी चीज़ अपन बात करेंगे। अगर आपको चेक करना हो कि लिनक्स का कर्नल का कौन सा वर्जन है, राइट, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन है, तो सारी चीज़ें अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ। तो ये तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए होंगे आप, राइट, मतलब कि डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पर लिनक्स 12 ने अपना लिनक्स का जो कर्नल है उसको ओपन सोर्स और फ्री तो कर दिया था, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन भी लगाई थी। कंडीशन क्या है पुलकित जी, कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओगे मेरे कर्नल का यूज करके, आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल ओपन सोर्स रखना पड़ेगा। ओके। है ना? तो अगर मैं बात करूं कि उबंटू के कर्नल के साथ मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि लिनक्स 12 ने बोला था अगर आप मेरा कर्नल यूज करेंगे तो आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल ओपन सोर्स रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि आप कोई भी नाम रखो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद लास्ट में लिनक्स वर्ड यूज करें ताकि लोगों को पता हो कि इसमें लिनक्स कर्नल यूज हो रहा है। तो आप देखोगे तो उबंटू लिनक्स, अमेजोन लिनक्स, अल्मा लिनक्स, सेंटोस लिनक्स, रेड लिनक्स, सबके लास्ट में लिनक्स लगा हुआ मिलेगा, राइट? तो इसका कारण यही है कि आपके जो लिनक्स 12 थे उन्होंने ये कंडीशन लगाई हुई थी। इसके अलावा उन्होंने ना 1 रुपए कोई पैसे लिए, ना कोई सब्सक्रिप्शन, ना कुछ ऑप्शन नहीं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा कि आपका जो लिनक्स है वो डेवऑप्स इंजीनियर के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, डेवलपर के लिए क्यों रिक्वायर्ड है और टेस्टर के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, राइट? तो देखो, डेवऑप्स इंजीनियर के लिए क्यों नीड है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जो डेवऑप्स के मोस्टली टूल्स होते हैं आपके, जैसे डॉकर, कुबरनेटिस, एंसिबल, जेनकिंस और आपका गिट हो गया, AWS, अज़ोर, GCP, जो भी क्लाउड अपन पढ़ेंगे, सभी क्लाउड में क्या होता है, आपका लिनक्स सपोर्टेड है, मतलब कमांड लाइन यूज हो रहा है ना। तो आपका लिनक्स जो है वो बेस बन जाएगा। अगर मैं बात करूं मुझे इंग्लिश सीखना है, अब इंग्लिश में भी डिफरेंट टाइप की इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश, स्पेनिश इंग्लिश, राइट, जर्मन इंग्लिश, फ्रेंच, ब्रिटिश, लेकिन बेस क्या है, ABCD, राइट?
ABCD के बिना सब कुछ अधूरा है। ऐसे ही यहाँ पर लिनक्स आपका जो है बेस है। अगर आपको लिनक्स नहीं आता दैट मीन्स आप लिनक्स के सॉरी डेवऑप्स के कोई भी टूल्स हो, डॉकर, कुबरनेटिस, या फिर आपका एनसिबल हो गया, जेनकिंस हो गया, गिट हो गया, या फिर AWS का कमांड लाइन हो गया, अजोर हो गया, GCP, आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते। हाँ, कंपनी में सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि कंपनी क्या बोलती है, मेरे को तो जो काम करवाना है वो आना चाहिए आपको, उसके अलावा मुझे कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। लेकिन सेल्फ नॉलेज और सेल्फ ग्रोथ अगर चाहिए आपको इंडस्ट्री में, तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो इसलिए लिनक्स जो है बेस बन चुका है आज के टाइम पे। अगर मैं बात करूं आज से 7-8 साल पहले 2014-15 में जिस बंदे को लिनक्स आता था वो आईटी इंडस्ट्री का चीता कहलाता था, राइट। आईटी इंडस्ट्री में उसका दबदबा होता था, क्योंकि उस टाइम पे लिनक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। लेकिन आज के टाइम पे कोई बंदा बोले कि सर मैं लिनक्स पढ़ के जॉब लेना चाहता हूँ, बहुत कम चांसेस हैं। ऐसा मान लो कि आप एजुकेशन करके सट्टा खेल रहे हो। इसका एक सीधा सा फंडा बताता हूँ, कारण क्या है। आज देखो हर आईटी इंडस्ट्री क्या कर रही है, जितनी भी है, चाहे आपका विप्रो हो, TCS हो, HCL हो, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग जब यूज होने लगा पुलकित जी, तो क्या हुआ, काम कम हो गया। क्या हुआ, काम कम हो गए। अब जब काम कम हो गया तो कंपनी क्या बोलती है, भाई मैं 8 घंटे के लिए हायरिंग कर रहा हूँ और अगर आप 2 घंटे काम कर रहे हो तो मैं फ्री का पैसा तो नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, बंदे से मल्टीपल टेक्नोलॉजी का नॉलेज पूछो। तो 2 घंटे का लिनक्स में काम कर लेगा, 2-3 घंटे का AWS में, 2-3 घंटे का डॉकर में, 2-3 घंटे का कुबरनेटिस में। इस तरीके से उसके 8 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो इस वजह से आईटी इंडस्ट्री में इतना रिवॉल्यूशन आया कि आज के टाइम पे लिनक्स बेस पे जॉब ढूंढना मतलब क्या बोलते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, राइट। बिल्कुल। तो ये कहानी हो गई। तो कभी भी कोई भी बंदा अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता है तो नहीं रखना चाहिए कि मुझे सिर्फ लिनक्स बेस पे जॉब चाहिए। कम से कम आपको 4-5 टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे सीखना है। 2024-25 की बात कर रहा हूँ। 2027-28 में अगर आओगे आप, तो आपका जो डेवऑप्स है वो भी बेस बन जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AI ऑप्स, ML ऑप्स ये आ जाएगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑपरेशन, मशीन लर्निंग ऑपरेशन, ये आ जाएगा। अभी डेवलपमेंट ऑपरेशन चल रहा है, तो आगे चल के आपका आर्टिफिशियल ऑपरेशन, मशीन लर्निंग ऑपरेशन आ जाएगा। तो आपका जो डेवऑप्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग के साथ आ जाएगा, है ना। तो अपने आप को माइग्रेट करते रहना है। और दूसरी चीज, कई बंदे ऐसा सोचते हैं कि मैं एक बार बस डेवऑप्स पढ़ लूँ और जॉब लेकर सिक्योर हो जाऊं। तो ये भी गलत मेंटेलिटी है। अगर आपको जॉब सिक्योर करना है तो आप फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, है ना। पुलिस डिपार्टमेंट में जाओ, बैंकिंग सेक्टर्स में जाइए, IAS IPS बनिए, तो वो चीज़ें आपकी सिक्योर है। क्योंकि IAS IPS को इतना नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन आईटी इंडस्ट्री में आ रहा है तो यहाँ पर रात में 3G नेटवर्क चल रहा था, सुबह 4G टेक्नोलॉजी आ गई, इतना चेंजेस होता है, राइट। तो मतलब हमें अपने आप को माइग्रेट करते रहना है, मूव करते रहना टेक्नोलॉजी से। चीजें तो बदल चुकी हैं। बिल्कुल ना। आज हम 5G जनरेशन में जी रहे हैं। हमारे बच्चे जब होंगे आज से 15 साल 20 साल बाद, 10 साल बाद, तब उनके पास 5G के अलावा हो सकता है 10G, क्या पता कौन सी जी आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आईटी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें कंटिन्यूसली लर्निंग करनी पड़ेगी। चलिए, तो ये तो बात हुई कि डेवऑप्स इंजीनियर के लिए लिनक्स क्यों रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज़, डेवलपर्स के लिए क्यों रिक्वायर्ड है। देखो, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ ही नहीं करते। अब डेवलपर बोलता है और कंपनी भी बोलती है, भैया अगर आप डेवलपर हो तो क्या हुआ, आपको कोडिंग ही तो करना है, तो कम से कम 4-5 कमांड आनी चाहिए आपको। VIM वगैरह हो गया ना, फाइल कैसे ओपन करते हैं, फाइल में लिखते कैसे, फाइल में सेव कैसे करते हैं, बस बात खत्म। थोड़ा सा लोकेशन चेंज करना आना चाहिए, एक फोल्डर से अंदर दूसरे फोल्डर में जाना कैसे जा सकते हो। तो इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं तो जो आपके डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स को 10 to 15% लिनक्स आना चाहिए। डेवऑप्स इंजीनियर को 70% लिनक्स आना चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ आपका टेस्टर्स होता है, बट टेस्टर को थोड़ा सा एज कंपेयर टू डेवलपर ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो 30 to 40% लिनक्स लर्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिनक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे टेस्टिंग के टूल होते हैं जो आपके यूजफुल होते हैं टेस्टिंग के लिए, मतलब हैकिंग वाली लाइफ, वही जो मैंने अभी आपको काली लिनक्स की कहानी बताई, राइट। अब जैसे मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, CMD पे आओ, ठीक है। अब आपको अगर मैं बोलूं कि गूगल जो आपका है या फिर फेसबुक जो है,
इसकी वेबसाइट जो है www.facebook.com, इसका आईपी एड्रेस क्या है, कैसे चेक करोगे? कमांड लाइन पे देखो कितना इजी है, यहाँ पर कमांड चलाओ ns lookup और उसका डीएनएस डाल दो, है ना, www.facebook.com और इंटर कर दो। देख लो ये आपके सामने आईपी एड्रेस आ चुका है। ये आईपी एड्रेस है उनके, जो आपका डोमेन के साथ उन्होंने बाइंड कर रखा है। समझ में आए? तो कमांड लाइन पे चीजें बहुत हैं। कमांड लाइन पे जितना आप लर्न करोगे उतना कम है, लेकिन ग्राफिकल में चीजें कम मिलती हैं, ऑप्शंस कम मिलते हैं। तो यही कारण है कि आज के टाइम पे और शुरू से ही लिनक्स को प्रमोट किया गया आईटी इंडस्ट्री के अंदर। समझ में आए? चलिए वापस आ जाइए। अब थोड़ा सा जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखो आईटी इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं। नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल होती है, आईओटी डेवलपर होता है, एसआरई होता है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, एथिकल हैकर होता है, क्लाउड इंजीनियर होता है, सिस्टम इंजीनियर होता है, ठीक है, और डेवऑप्स इंजीनियर होता है। लेकिन कहानी क्या, दिक्कत क्या आती है वो समझना है। देखो जैसे यहाँ पर अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, कंपनी के अंदर क्या जॉब नहीं होती सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर? बिल्कुल होती है। अगर आज भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, वहां पर आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा ही मिलेगा, भले ही वो विंडोज का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो या लिनक्स का हो, बट वो सिस्टम एडमिन होगा। ठीक है, अब बात आती है कि विवेक जी जब यहाँ पर सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल है तो फिर हायरिंग लिनक्स पे क्यों नहीं हो रही? हायरिंग सिर्फ विंडोज वाले बंदे की क्यों नहीं हो रही? डेवऑप्स पे क्यों अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? तो इसका कारण मैंने अभी बताया कि काम कम होने के कारण, राइट। कंपनी की एक एक्सपेक्टेशन होती है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल ले लो। ऐसा मान लो मैं आपके पास काम करने आ रहा हूँ, ठीक है, आपने मुझे एज अ ड्राइवर हायर किया। अब आपके पास कार है, उसके बाद कार के अलावा आपके पास ट्रैक्टर भी है, ट्रक भी है। तो कल को खुदा ना खास्ता मान लो आप कहीं जाना आना बंद कर दिए, कार नहीं यूज हो रही, राइट। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? और कल को आपका ट्रक का ड्राइवर कहीं और चला गया तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मैं आज आपका ट्रक चला लूं, राइट। एक्सपेक्टेशन होती है। तो सेम चीज आईटी इंडस्ट्री भी कर रही है, क्योंकि ये कंपनीज की मेंटेलिटी हो चुकी है कि भैया बंदे को एक टेक्नोलॉजी पे हायर करेंगे तो दूसरी टेक्नोलॉजी पे अगर काम है तो उससे एक टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि बंदे को हम हायर ही एक टेक्नोलॉजी बोल के कर रहे हैं। तो इसलिए कंपनी बोलती है बंदे को मल्टीपल टेक्नोलॉजी पे हायर करो, काम भले ही एक टेक्नोलॉजी पे कर पाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आए? तो ये पूरी कहानी थी लिनक्स इंट्रोडक्शन की। इससे ज्यादा अगर इतिहास पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें अगर लिनक्स की, तो वो कोई किसी काम की नहीं है, राइट। क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ने बैठूंगा तो 2 दिन 3 दिन सिर्फ लिनक्स का इंट्रोडक्शन में चला जाएगा और इंटरव्यू में उससे एक वर्ड भी नहीं पूछा जाएगा, राइट। तो मुझे कोई उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो मुझे इसको पढ़ के या पढ़ाकर कोई मतलब भी नहीं है, राइट। हाँ, चलिए, तो ये तो था इंट्रोडक्शन, जितना है सफिशियंट है। अब आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं कुछ आपके पॉपुलर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले समझिए ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर करते क्या है। देखिए मेरे पास ये एक सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, कंप्यूटर है, राइट। ये मेरा लैपटॉप है। इस लैपटॉप में मेरा कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे चेक करना हो तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? तो यहाँ पर मैं टास्क बार में जा सकता हूँ, राइट, टास्क मैनेजर में, टास्क बार बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस में आ जाइए। मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 12 GB की रैम लगी हुई है, ठीक है, i5 प्रोसेसर लगा हुआ है। उसके बाद जो मेरे पास डिस्क है, इस डिस्क का जो साइज है 240 GB का SSD लगा हुआ है, राइट, और ये GPU है, मतलब ग्राफिक्स वगैरह है। तो इतना मेरे पास रिसोर्सेज है। अब मैं पूरा यूज कर रहा हूँ क्या? नहीं। CPU कितना यूज हो रहा है? 50%। मेमोरी कितनी यूज हो रही है आपकी? 51%। डिस्क कितना यूज हो रहा है? 0%। उसके बाद आपका जीपीयू कितना यूज हो रहा है? 26%। मतलब कोई भी रिसोर्सेज मेरा 100% यूज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या कि मैं अगर चाहूं तो मेरा इस हार्डवेयर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। अब 2 हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसको जरा समझो। सपोज दैट कि मेरे पास एक हार्डवेयर है, जिस हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने दिखा दिया हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने बोला ये मेरा हार्डवेयर है, ठीक है। अब मुझे पता है इस हार्डवेयर को रन करने के लिए मुझे क्या नीड होगी? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की।
लेकिन मैंने बोला कि पुलकित जी मुझे तो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है लर्निंग पर्पज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपका हार्डवेयर इतना कैपेबल है कि आप दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमने बात करना है कि भाई अगर मुझे लिनक्स की प्रैक्टिस करनी है तो मैं कैसे करूँगा, राइट? क्या करना है मुझे? अगर लिनक्स की प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करूँगा? तो देखो इसके लिए मल्टीपल तरीके। पहला तरीका, गूगल में जाओ और सर्च करो लिनक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिनक्स का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जो बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोल दो या ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बना के दिए हुए हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। बस क्या है कि इनका कुछ टाइम के लिए होता है, लाइक मत 1 घंटे डेली, 1 घंटे, या फिर वन टाइम लॉगिन करने पे 1 घंटे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर लो, AWS, अजोर, GCP, राइट। उसके बाद आपका ओरेकल क्लाउड हो गया, ये बहुत सारे क्लाउड अवेलेबल। तो आप किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन बना लो और यूज़ कर लो। नेक्स्ट फंडा क्या है आपका कि आप अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कर दो और उसमें विंडो के बदले आप क्या करो, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो लिनक्स, ठीक है। तो एक ये भी सॉल्यूशन है। लेकिन क्या होता है, हम अपने लैपटॉप में डेली बेसिस पे टास्क करते हैं, आपको प्रिंटिंग करना है, कुछ भी काम करना है, म्यूजिक सुनना है, यूट्यूब चलाना है, तो ये चीज़ें आप कमांड लाइन पे करने में दिक्कत होगी, राइट, क्योंकि अभी अपन बेसिक है, राइट, बिगिनर है, अभी अपन को कमांड लाइन का C पता है, LI पता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए क्या बोला गया, डुअल बूट कर दो। आप क्या कर दो, डुअल बूट। अब ये डुअल बूट क्या होता है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं पुलकित सर, राइट, तो वहाँ पर आप बूटिंग का ऑप्शन डाल दो कि भैया मैं चूज़ करूँगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करना है, तो ये डुअल बूट काम कर सकते हो। लेकिन डुअल बूट में क्या होगा कि वही बार बार पूछेगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती। तो इसके लिए क्या बोला गया, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करो। क्या करिए, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करिए। अब वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर मेंशन है, राइट। तो आपके पास एक VMware वर्क स्टेशन है, उसके बाद ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है, देन आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट हाइपरवाइजर होता है, कहाँ पर, आपके विंडोज़ वाले पे, ठीक है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइजर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो KVM कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। बट मैं किसको रिकमेंड करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को। क्यों? क्योंकि अगर आप VMware सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसका साइज होता है 500 MB का, तो आपका हार्डवेयर पहले ही ज़्यादा चला गया यहाँ पर, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की, किसकी, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की, तो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैक्सिमम 120 या 150 MB का, इससे ज़्यादा का नहीं। तो लाइट वेट सॉफ्टवेयर मुझे यूज़ करना है, क्योंकि फीचर दोनों के सेम है, दोनों ही हमारे फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड करते हैं, समझ में आए? तो हमें यहाँ पर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स लेके चलना है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसी एक्सपेक्टेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं कि विवेक सर मुझे VMware पे ही सीखना है, तो मैं उस पर भी सिखा दूंगा, या कोई बंदा बोलता है मुझे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे सीखना है, तो उस पर भी सिखा दूंगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, राइट। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि अपन को ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि लाइट वेट है। पहला डिसीजन हुआ डन। अब सॉफ्टवेयर तो आ गया, लेकिन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, मतलब एक तरीके से आपने हार्डवेयर लिया, ये तो हार्डवेयर है, वर्चुअली डिवाइड हो रहा है, राइट। अब इसको यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं आपके पास यहाँ पर दुनिया तरह के, राइट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। कहाँ गए आपके ये, राइट, उबंटू है, सेंटोस है, डेबियन है, काली लिनक्स है, आर्क है, फेडोरा है, कौन सा सीखना चाहिए? तो मैं सजेस्ट करता हूं आप सीखो उबंटू एंड RHEL। ये दो सीखने का एडवांटेज क्या है, ध्यान से देखो। उबंटू की तो कहानी ठीक है, उबंटू आपका यूज होता ही है ऑर्गेनाइजेशन में, 30 to 40% जो ऑर्गेनाइजेशन है उबंटू यूज कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद RHEL की बात करूं तो अगर आपने रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, जो RHEL है, रेड हैट है ना, रेड हैट अगर आपने सीख लिया तो आप सेंटोस को यूज कर पाओगे, कोई डिफरेंस नहीं है, RHEL और सेंटोस में सेम कमांड चलती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अमेजोन लिनक्स जो है, क्या है,
अमेजोन लिनक्स, इस अमेजोन लिनक्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास दोनों ही तरीके अवेलेबल हैं, आपको जो करना हो वो कर सकते हो। मैं आपको लेकर चलूंगा उबंटू के साथ, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन भी चलेगा साथ साथ। कंपैरिजन का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहली हमारी कमांड होती है PWD, ठीक है, उसके बाद होती है CD, फिर LS, फिर उसके बाद MKDIR, फिर टच, राइट, ऐसे कमांड्स आती है। तो मैं उस टाइम पे एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं कि भैया ये आपकी कमांड CentOS पे भी चलेगी, रेड हैट पे भी चलेगी, अमेजोन लिनक्स पे भी चलेगी, और उबंटू पे तो मैं चलाकर दिखा ही रहा हूँ, राइट। जो कमांड उबंटू पे चल रही है और रेड हैट पे नहीं चलेगी, मैं बता दूंगा कि ये कमांड उबंटू पे चलती है, रेड हैट पे नहीं चलती, इसके बदले रेड हैट पे ये कमांड यूज होती है, ठीक है। ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है अमेजोन लिनक्स में, तो यम इंस्टॉल कमांड चलाता हूँ, ठीक है। अमेजोन लिनक्स मतलब रेड हैट समझ लो, ठीक है। तो यम इंस्टॉल VIM, लेकिन यही काम मुझे क्या करना हो, उबंटू पे करना हो, तो मुझे यूज करना है APT इंस्टॉल और उसके बाद VIM। तो ये तरीका होता है। तो मैं दोनों चीजें आपको लेकर चलूंगा, ताकि आप इंडस्ट्री के अंदर, देखो इंटरव्यू में आपसे जो कमांड है वही पूछे जाएंगे, उनसे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर बंदा थोड़ा सा ऐसा फील करता है कि यार मुझे उबंटू पढ़ाया, रेड हैट का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं दिया, तो इसलिए मैं दोनों ही लेकर चलूंगा आपको कंपेयर करते हुए, ताकि आप इंडस्ट्री में कभी स्टक ना हो इन चीज़ों को लेकर कि उबंटू में कौन सी कमांड चलती है, रेड हैट में कौन सी चलती है, ठीक है। ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन की कहानी थी। अब हमें क्या करना है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और दूसरा हमें वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, डाउनलोडेड है, तो मैं अपने सिस्टम पे या तो कल अनइंस्टॉल करके करूंगा आपके सामने, या फिर आप अपने सिस्टम पे करिएगा, मैं मतलब बैठा रहूंगा, आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल ओपन करना है, ठीक है। मेरे पास जो ये सिस्टम है ना, ये ऑफिस का सिस्टम है। ऑफिस का है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस वाले में फिर आप या तो ब्राउजर पे यूज करिएगा, या फिर उस पे आपका आई थिंक इंस्टॉल तो हो जाना चाहिए। अगर इंस्टॉलेशन नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उस पे क्लाउड पे मशीन बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्लाउड पे मशीन बना करके मैं थोड़ा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो फिर ऑफिस का है तो वो फिर ऑब्जेक्शन क्रिएट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको करना है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, ठीक है। ये वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करोगे, ये ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है आपका। यहां पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास कि आप विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहते हो, मैक के लिए, या फिर लिनक्स के लिए, या सोलारिस के लिए। तो हमने बोला विंडोज, तो क्लिक करोगे, आपका देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। 106 MB का है, ठीक है। नेट की स्पीड भी अच्छी है, तो फास्ट डाउनलोड हो रहा है। तो मैंने कैंसिल कर दिया कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। पहला काम हो गया। दूसरा, मुझे क्या करना है, यहाँ पर उबंटू डाउनलोड करना है, ठीक है। तो उबंटू डाउनलोड करूंगा, तो उबंटू का अभी आई थिंक 26 या 27 वर्जन आ गया होगा, क्योंकि मैंने जब इंस्टॉल किया था 2 महीने पहले तो 24 था। चलो 24 ही है, तो ये आपका 5.5 GB का है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करोगे क्लिक, तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ पर करना, देखो हो रहा है डाउनलोड स्टार्ट। तो ये आपका 5.5 GB का, तो ये दोनों आप डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सिस्टम में दिक्कत है, मतलब थोड़ा सा ऑफिस के, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा आप फिर क्लाउड पे मशीन बना के कर लीजिएगा। क्लाउड पे मशीन कैसे बनाते हैं वो चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं नहीं चाहता कि आप कभी, देखो क्या होता है, कितने भी क्लाउड बेस्ड कंपनी हो, है ना, लगभग थोड़ा बहुत खुद का कंपनी का ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर होता ही है, ठीक है। क्या होता है, खुद का डेटा सेंटर होता ही है। तो उसमें क्या होता है, कभी ऐसी जरूरत भी पड़ सकती है कि भैया इसका इंस्टॉलेशन करिए, राइट। तो बंदे उस टाइम पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर इंस्टॉलेशन कैसे करें। तो मैं उसका स्टेप भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप एक ओवरव्यू देख लोगे कि सर किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आप इंस्टॉलेशन कर पाओ, स्टक ना हो। बात आ गई समझ में। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये अपना सिर्फ इंट्रोडक्शन था। कल इंस्टॉलेशन बता दूंगा, या इंस्टॉलेशन को कल मैं स्किप कर दूंगा, इंस्टॉलेशन किसी और दिन बता दूंगा। कल अपन क्लाउड पे मशीन बनाना सीखेंगे और कमांड का यूज़ करना सीखेंगे कि भैया अगर मुझे कोई सिस्टम को बंद करना है, चालू करना है, कैसे करते हैं, ठीक है।
तो सिस्टम को बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए, फाइल फोल्डर, मतलब A to Z पूरी कमांड सीखने वाले हैं अपन। तो ये जो चलेगा अभी बेसिक चलेगा ना, कंपनी के अंदर सिर्फ यही चीज़ें काम में नहीं आती। जब आपके परमिशन मैनेजमेंट, पार्टीशन मैनेजमेंट, ओके, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट और क्या बोलते हैं आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शंस आएंगे, तब आपको वो चीज़ें मज़ा भी आती है करने में, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तब बंदे को लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। टारगेट मैंने लिया है 15 दिन में कंप्लीट करवाने का, बट हो सकता है कि ये 20 डेज भी चला जाए। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं जो कंपनी के अंदर मैंने किया, राइट, और यहाँ पर फिर मैं वही चीज़ें भी बता देता हूँ, तो बंदा उस चीज़ों को भी समझता सीखता है, तो ये 20 डेज भी चला जाएगा। कोई इशू नहीं सर, वो तो फिर हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, तो उस हाँ, चीज़ को हाँ। आपको टेंशन नहीं लेना है। सीखेंगे अपन नहीं। पूरा 0 to हीरो हाँ। वाला, ताकि आप डेवऑप्स में जाने के बाद कभी स्टक ना हो। हाँ, मेन तो सीखना है, सीखने में चाहे वो 10 दिन लगे, चाहे वो 15 दिन लगे, चाहे 20 डेज लगे, वो बिल्कुल। कुछ भी लगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हाँ, अपन हाँ। कल।